আছে দেবপ্রিয়রও মিস আছে but ओके सर रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्या आज का स्टॉक ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली हम लोग अभी इस क्लास में वीक में भी एक दिन टेक्निकल एंड बेसिक्स होगा और 2 से 3 दिन हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ेंगे तो अभी फ्यूचर में बात करेंगे जैसे फ्यूचर में थोड़ा ग्रिप हो जाएगा फिर धीरे धीरे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो जो फ्यूचर समझ लेता है वो ऑप्शंस भी समझ लेता है थोड़ा सा से मैंने डिफरेंट है ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्टली एक है बट समझ में आ जाएगा अच्छा तो सर हम लोग अभी बेसिक लेवल में ही बात कर रहे हैं ज्यादा एडवांस में बात अभी नहीं करेंगे धीरे धीरे क्या होता है ना पॉइजन होता है ना धीरे धीरे जैसे पुराने जमाने में राजा लोग क्या करता था उसका जो सलाहकार होता था उसको थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर पॉइजन देता था जैसे उसका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाता है क्योंकि डर रहता है ना ठीक है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पॉइजन लेते लेते उसको पॉइजन कभी अटैक भी हो जाता था वो डेथ नहीं होता था तो हम लोग भी ऐसे धीरे धीरे पॉइजन की तरह शरीर में इसको इंक्लूड करेंगे ताकि जिंदगी भर के लिए एक इम्यूनिटी बन जाए है ना मार्केट के बारे में ये सिस्टम होना चाहिए सर जल्दी इंजेक्शन देंगे फिर डोज भी खत्म हो जाएगा अच्छा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अच्छा, दिख रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिक्स ठीक है तो फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिक्स में अगर देखा जाए तो हम लोग कहाँ हैं सर हम लोग फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का डिफरेंस बताया था अच्छा वो बैकअप क्लासेस नहीं दिया था देखो एक एक करके सब भूल जाता ठीक है दे दो पीडीएफ दिए हैं टेक्निकल का बाकी है अभी भी ठीक है अच्छा देखो तो फॉरवर्ड क्या है और फ्यूचर क्या है बस इतना सा फर्क लास्ट 2 क्लास में समझ में आया आया ना सर समझ में ठीक है मैंने 2 कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए कि पुराने जमाने में फॉरवर्ड होता था आज भी होता है जो चाणक्य अपने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था अर्थशास्त्र में वो कॉन्सेप्ट आज भी चलता है ठीक है इवन सीखना चाहिए कि किस तरह से देश का डेवलपमेंट करता था देश को लायबिलिटी ना करके हाँ सर देश का लायबिलिटी ना क्रिएट करके हमेशा देश एसेट ही बनाता था जैसे आज अगर इंडियन इकोनॉमी को देखो तो अभी इंडियन इकोनॉमी सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी मैंने डेफिसिट इकोनॉमी डेफिसिट माने हम लोग अभी भी कम से कम 150 बिलियन डॉलर के आसपास हम लोगों का घाटा चलता है तो एक बिजनेस के एंगल से सोचो कि अगर बिजनेस घाटे में जाते हैं तो बिजनेस बंद करना पड़ता है कुछ दिन बाद अब ये कंट्री है कंट्री तो बंद नहीं करना पड़ेगा बट हमारा जीडीपी अच्छा ग्रो कर रहा है इसलिए जितना डेफिसिट है हम लोग उसको हजम कर सकते हैं ऐसा हालत है लेकिन हजम करने का बात नहीं है बात यह कि अच्छे से खाना खाना अच्छे से खाना खाना मैंने सब कोई एकदम मजे से खाएगा मौज करेगा वो दिन अभी तक आया नहीं वो जो बीजेपी का नारा है ना अच्छे दिन आएंगे जिसको लेके काफी मिमिक्री होते हैं हाँ अच्छे दिन आ गए हैं ठीक है लेकिन सर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस चाहे कम्युनिस्ट भी हो कोई भी देश में आ जाए इतना आसान नहीं है कि अच्छा दिन ला देगा इट्स सीरियसली नॉट इजी ये कोई चुटकी का खेल नहीं है कि एकदम चुटकी मारेगा और अच्छा दिन लेके आ जाएगा बोलने के लिए तो ठीक लगता है मोटिवेशन मिलता है और पॉजिटिव सोच से ही तो देश आगे बढ़ता है तो अच्छा दिन आएगा पर वो अच्छा दिन लाने के लिए चाहे कोई भी पार्टी देश को लीड करे मेहनत बहुत है बहुत मेहनत तो पुराने जमाने से क्या सीख लेना चाहिए कि वो चाणक्य किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके हर किसी को प्रोटेक्ट भी कर लेता था इसको हम लोग आगे सीखेंगे हेजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा मैं डिस्कस करूंगा कि हेजिंग करके किस तरह से रिस्क कंट्रोल होता था ये सारा चीज इसके अंदर है और स्टॉक मार्केट में भी होता है तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सर फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है इसको समझने के लिए मैं दो कॉन्सेप्ट के मतलब 2 तरह से इसको समझाने का कोशिश करूंगा एक मार्केट के साथ और एक एक बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड माने एक इमेजिनेशन प्रॉपर होना चाहिए कि होता क्या है और एक है कि मार्केट में करना क्या पड़ता है ठीक है तो जैसे अगर मार्केट का निफ्टी का हालत देखिए आप ठीक है देख लेना चाहिए रेगुलर अपडेशन की तरह कि निफ्टी कहाँ है निफ्टी देखो डाउन हो रहा है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कैंडल स्टिक्स भी सीखेंगे जब तो धीरे धीरे और पता लगेगा ये देखो यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग क्रिएट हुआ देखो निफ्टी में नहीं दिख रहा है बियरिश इंगल्फिंग मतलब पैटर्न 1 जो है वो ग्रीन कैंडल मैंने मार्केट को और बुल करना चाहता था पर पैटर्न 2 उसको कंप्लीटली देखो ढक लिया ठीक है मैं समझाता हूँ पूर्णिमा को समझ में नहीं आया कोई बात नहीं सर टेक्निकल का क्लास धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बताता हूँ क्या है
ये देखो सर, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मार्केट इस जोन से पहले भी नीचे गिरा था। देखो यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न, बियरिश हरामी। सर हरामी माने हिंदी का हरामी, जापानीज हरामी। जापानीज हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमन। एक माँ होते हैं और उसके पेट में जैसे एक बच्चा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा कैंडल के सामने अगर एक छोटा कैंडल होता है ना, और बड़ा कैंडल मानो टॉप रेंज में अपर लेवल में है, माने ग्रीन कैंडल बना है, मतलब मार्केट को और ऊंचाई में ले जाने का कोशिश कर रहा है। और उसके बाद एक छोटा सा कैंडल, ठीक जैसे माँ के पेट में बच्चा जन्म लेता है तो जैसे देखने में होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर अप ट्रेंड में क्रिएट हो जाए ना, तो मार्केट का जो मूवमेंट है वो उल्टा हो जाता है, नीचे हो जाता है। मैंने अगर प्रायर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो 90% केस में देखा गया है कि ये डाउन ट्रेंड कर लेता है। तो ऐसा सिचुएशंस कुछ दिन, कल मैंने कितना दिन पहले हुआ था, 9 तारीख को हुआ था। 9 तारीख को ऐसा हुआ था। फिर देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। 9 तारीख को हुआ था। फिर देखो उसके बाद मार्केट गिरा था, ठीक है, 15-15 मिनट में चार्ट में। फिर देखो यहाँ पर एक गैप अप दिया है आज, आज नहीं कब दिया, 11 आज ही है, हाँ आज ही गैप अप दिया है। गैप अप दिया है, गैप अप दिया इसलिए क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। मैंने जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम पे लोगों को लगा था कि मार्केट आज छलांग मारेगा। तो निफ्टी 50 के जितना स्टॉक्स है, वो सारे स्टॉक में, मैक्सिमम स्टॉक में लोगों को एक पॉजिटिविटी नजर आया था। हो सकता है कि काफी ज्यादा ऑर्डर बाइंग ऑर्डर माने आगे जाएंगे, मैंने मार्केट ग्रो करेगा, ये ऑर्डर जनरेट हुआ था 9:15 के आसपास के टाइम पे। और जैसे ही 9:15 में अगर पहले से काफी सारा ऑर्डर जनरेट हो जाता है ना, तो मार्केट में अचानक से एक गैप अप देखने को मिलता है। गैप अप माने मार्केट अप हुआ है पर गैप देखे, ये पॉजिटिव मोमेंटम को दर्शाता है। लेकिन उसके बाद जैसे देखो 11 माने ये 11 तारीख में 9:15 के बाद अभी 10:27 बजने जा रहा है, तो स्टार्टिंग में गैप अप तो दिया था, फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिया था। और उसके बाद मार्केट को लगा नहीं उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, तो मार्केट में से सेल करना चालू कर। और यहाँ पर ये जो मैं आपको बोला, जैसे वो बियरिश हरामी था, ये बियरिश इंगल्फिंग है। डोंट वरी सर, जिनको लग रहा है सर ये सब सीखे ही नहीं, अरे सीखेंगे ना, जस्ट मैं अभी रैंडम बता रहा हूँ। टेक्निकल का क्लास यही सब चीज सिखाएगा, ठीक है। तो ये बियरिश इंगल्फिंग क्या है, बियरिश बोला ना, इंगल्फिंग बुलिश भी होते हैं, बियरिश भी होते हैं। ये जो दोनों पैटर्न है ना, हरामी और इंगल्फिंग, एकदम मैंने क्या बोलेंगे सर, तो प्यार मोहब्बत वाला कैंडल है। मैंने सीरियसली जो ट्रेड करता है ना इस पे, इसको प्यार आ ही जाता है इसमें। मेरा तो है, बहुत प्यार है इस पे। जब भी मुझे हरामी दिखता है और इंगल्फिंग दिखता है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है 90% केस में। कभी कभी 5-10% केस में मैं भी 100% तो भाई सही नहीं निकल पाता, मैं क्यों, कोई भी, ठीक है। लेकिन 90 80 90% केस में सही निकलता है, अगर बाकी पैरामीटर सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो इस पॉइंट में देखो, जैसे ये इंगल्फिंग, इंगल्फिंग का मतलब क्या, इंगल्फ माने पैटर्न वन जो है वो मार्केट को और ऊंचाई में लेके जाना चाहता था, माने बुल। लेकिन उसके बाद एक ऐसा रेड कैंडल क्रिएट हुआ जो पैटर्न वन को ढक लिया। ढक लिया माने जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ग्रहण लगने से क्या होता है, जैसे मानो पृथ्वी चांद को अगर ढक लेता है तो फिर चांद दिखाई नहीं देता, है ना। तो वही चीज है कि पैटर्न टू पैटर्न वन को पूरा ढक लेता है। ये ढक लेने को बोलते हैं ग्रास कर रहे हैं, बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं इंगल्फ कर, ठीक है। मैंने एक पहला कैंडल को सेकेंड कैंडल ऐसा इंगल्फ कर कंप्लीटली। तो ऐसे, और वो भी रेड, ठीक है, मैंने वो भी डाउन ट्रेंड में। तो इसका मतलब अगला 3-4 सेशन नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब अगला 3-4 सेशन नेगेटिव होने वाला है, जो अभी भी चल रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है आज का, अभी चल रहा है मार्केट। तो मतलब बेसिकली यहीं पर पता लग गया था कि मार्केट गिरेगा। अब इसमें से, अभी अब आप बोलोगे सर इसके साथ ट्रेडिंग का क्या कनेक्शन है। अब जो लोग निफ्टी 50 में ट्रेड लेना चाहता है, जो लोग निफ्टी 50 में ट्रेड लेना चाहता है, स्पॉट मार्केट में तो निफ्टी 50 में ट्रेड पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है सर, हम लोग स्पॉट मार्केट में निफ्टी 50 खरीद नहीं सकते। निफ्टी 50 के अंदर जितना शेयर है वो खरीदारी या बेचना कर सकते हैं। बट अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड लेना है, या तो आप फ्यूचर में करो या फिर आप ऑप्शन में करो। तो हम लोग अभी क्या बात करेंगे सर, फ्यूचर में। ऑप्शन को भी साइड करते हैं,
खिचड़ी नहीं पकाना है, ठीक है। अभी चाल को अलग पकाएंगे, दाल को अलग पकाएंगे, ठीक है। बाद में जब दोनों सीख जाएंगे तो फिर खिचड़ी पकाएंगे, ठीक है। हजम होने में खिचड़ी ऐसे ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा हजम होने के लिए टाइम लगता है। तो जब सारा सीख जाएंगे तो फ्यूचर ऑप्शन स्पॉट सब एक साथ खिचड़ी पका देंगे, एकदम एक साथ बॉईल करेंगे, ठीक है। और मजा आएगा ठंड के टाइम पे। अगर सर सीखते सीखते गर्मी आ जाए तो क्योंकि सीरियसली ठंड में हुआ स्टार्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा, तो मार्केट का मुझे सारा दिन। हाँ वही चीज सर। तो फ्यूचर ऑप्शंस तो हम लोग अभी बात करेंगे फ्यूचर में। तो मानो कि ये जो 15 मिनट का चार्ट से कोई निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहता है, तो वो बंदा यहाँ पर डायरेक्शन मिल गया कि मार्केट गिरेगा, डायरेक्शन मिल गया। हमें डायरेक्शन से ही मतलब होता है सर, डायरेक्शन से ही मतलब होता है कि मार्केट डायरेक्शन किधर जा सकता है, इसको जो समझ लिया वो ट्रेड कर सकता है, चाहे वो स्पॉट में करे, फ्यूचर में करे, ऑप्शंस में करे। सारा खेल एक ही जगह में जाके रुक जाता है। जैसे वो एक बहुत फेमस सेंट है, सेंट मैंने स्पिरिचुअल गुरु बोलो, भगवान भी बोलते हैं कोई कोई, भगवान तो नहीं बोलना चाहिए। अ, आप लोग नाम सुने होंगे, रामकृष्ण परमहंस थे, विवेकानंद जी का गुरु जी, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल में जो पुजारी थे। हाँ हाँ हाँ। तो बेसिकली वो स्पिरिचुअल काफी नॉलेजेबल पर्सन थे, सीख देने के लिए आए थे। तो रामकृष्ण परमहंस देव का एक बहुत फेमस एक डायलॉग है, बोलते हैं कि ये जो अलग अलग धर्म को लेके झगड़ा झाटी होता है ना, तो ये प्रॉब्लम उस दिनों उन दिनों तो और था। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, जैनी हो, जो भी है, तो बोलते भाई जाना तो वही समुद्र, जैसे बोलते कि जैसे हर नदी, ठीक है, उनका एक बहुत सुंदर सा एक लैंडिंग है, तो जैसे हर नदी कहीं से भी उसका उत्पत्ति हो, अल्टीमेटली जाना उसको नदी समुद्र में ही पड़ेगा। नहीं, जितना नदी है, चाहे वो हिमालय में बना या फिर कहीं छोटा मोटा पहाड़ी से बना, अल्टीमेटली वो बड़ा नदी से मिलके समुद्र में जाके ही गिरेगा। या तो हमारे इंडिया का बात करें तो बे ऑफ बंगाल के, या फिर अरेबियन सी में, या फिर नीचे जाओगे तो भारत महासागर में। 3 सागर है हमारे देश में। तो बोलते हैं जितना नदी है वो इधर उधर से निकलेगा, पर अल्टीमेटली समुद्र में ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली चाहे कोई भी धर्म का हो ना आप, ठीक है, अल्टीमेटली मिलना तो आपको, मतलब वो एक ही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। फिर उसी में वो एक पॉइंट बोला कि एज मेनी फेथ सो मेनी पथ्स, जो तुम बता रहे थे, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, ध्यान से सुनना बात को, चाहे आप स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग करो, नॉर्मल मार्केट में, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करो, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करो, अल्टीमेटली करना किस चीज के लिए है, एज मेनी पथ्स, ये सब अलग अलग पथ है, ठीक है। सो मेनी फेथ भी है, कोई बोलता है मेरे को स्पॉट अच्छा नहीं लगता, मुझे फ्यूचर अच्छा लगता है, कोई बोलते हैं मुझे ऑप्शन अच्छा लगता है, कोई बोलते हैं नहीं मेरे को इस सब से डर लगता है, मैं स्पॉट में ही ठीक हूँ, ठीक है। तो वही बात है, एज मेनी फेथ सो मेनी पथ्स, जाना तो प्रॉफिट के लिए ही है। अब तुमको जिस रास्ते में जाके प्रॉफिट मिले तुम कमाओ, बात समझेगी नहीं। लेकिन ये सबको समझने का एक ही तरीका है, जैसे रामकृष्ण परमहंस भी इसी तरह से लोगों को समझाने का कोशिश करता था कि भाई तुम जो भी फॉलो करते हो, अल्टीमेटली तुम्हारा जो मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्ति मैंने ये सब मोह माया से अपने आप को मुक्ति करके एक इंसान की तरह जिंदगी को बिताना, मोह माया में बांध के नहीं। तो यहाँ पर भी बात ऐसा है कि आप स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, ये सब भी मोह माया है, ठीक है। हम लोग मोह माया के अंदर रह के काम करेंगे, लेकिन आप ज्यादा मोह माया में फंसोगे तो आप मार्केट में बन नहीं पाओगे। कहने का मतलब इतना है, दिमाग का इस्तेमाल करो और ग्रीडी ना हो। ग्रीडी मने मोह माया में बहुत ज्यादा आ जाना। अगर आप अपनी मोह माया को कंट्रोल कर सकते हो तो मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है। ये इतना जल्दी नहीं आएगा सर। कृष्ण भगवान महाभारत में क्या कहते हैं, बोलते हैं कि फल की आशा मत कर, अपना कर्म कर, है ना। तो तुमको बस मार्केट सीखना है, समझना है, मार्केट अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। तुमको बस पॉजिटिव रहना है, युद्ध जीतना ही तो है। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा इसमें अपने आप को बांध दोगे तो फिर तुम फंस जाओगे। इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है पर इसके अंदर नहीं जाना है। बात सुनना, थोड़ा समझना मुश्किल है, पर ये धीरे धीरे समझ जाओगे। बहुत ज्यादा इसलिए ग्रीडी नहीं होना है, ग्रीडी लोग फंसता है, नहीं नहीं मैं कमा लूंगा आज बहुत है, अरे ऐसा नहीं है, देख लो, एकदम माइंड को नॉर्मल रखो, एकदम माइंड को, ये साइकोलॉजी है, इसको अलग से क्या पढ़ाया जाता है जानते हो, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं इसको।
इसके लिए अलग कोर्स होता है यूट्यूब में, या फिर बड़े बड़े बॉम्बे दिल्ली में रिस्क मैनेजमेंट का अलग कोर्स चल रहा है, 50,000 का सेशन, एक हफ्ता का। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बैंकिंग में जॉब है, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं है। जो मैं आपको थोड़ा सा दूसरे टाइप का एग्जांपल से समझा रहा हूँ, यही चीज है। जो समझ जाता है वो समझ जाएगा, ठीक है, जो भी है। चलो, तो बेसिकली ये भी आपको प्रॉफिट तक लेके जाएगा, ये भी आपको प्रॉफिट तक लेके जाएगा, ये भी आपको प्रॉफिट तक लेके जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके साथ मार्केट का रिलेशन, सर वही चीज बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली डायरेक्शन इज एवरीथिंग। कि अगर आप ये डायरेक्शन समझ लेते हो, जैसे देखो यहाँ पर डायरेक्शन समझ में आ रहा था कि मार्केट गिरेगा, ये हरामी, ठीक है, ये देखो हरामी जब बना था तब भी मार्केट गिरा था। यहाँ पर देखो जब इंगल्फिंग बना है तब भी मार्केट गिरा है। ऐसे हजारों रीजंस होते हैं गिरने का, लेकिन ये आपको हेल्प करता है टेक्निकली कि मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा। तो गिरती मार्केट में भी आप ट्रेड ले सकते हो, बढ़ती मार्केट में भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये तो जस्ट एक डेमो था। अब धीरे धीरे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि किस तरह से फ्यूचर मार्केट आपको ट्रेडिंग करने में या पोजीशन लेने में हेल्प करता है। ठीक है सर, चलो। ये मार्केट देख के ना मैं रह नहीं पाता, इसलिए बोल देता हूँ कुछ भी। आप लोग बुरा तो नहीं मान रहे सर? किस बात को कहाँ जोड़ते हो समझ में नहीं आता। ना आपको समझ में आता है तो हम लोगों को भी समझ में आएगा, ऐसा बोलो, ऐसा तो नहीं आया ना सर समझ में? अरे सर, आया ना। जितना सिंपल तरीके से जानोगे वही अच्छा है, ज्यादा हाइप क्रिएट ना करो। दुनिया में ऐसा लगता है लोगों को कि थोड़ा सा जान लेता है उसको लगता है बहुत 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 जान लिया। ये बहुत जानने वाला कॉन्सेप्ट से दूर भागो, ठीक है। इतना कुछ जानने का है। अगर थोड़ा भी जान तो आइजैक न्यूटन को जब पूछा गया था भाई आप इतना महान ज्ञानी साइंटिस्ट हो, तो अभी वो भी बोला था अभी क्या है, हम तो अभी भी समुद्र किनारे पत्थर मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान का अहंकार करके कोई फायदा नहीं है सर। देखो, फ्यूचर ट्रेड, सो बिफोर द ट्रेड, ट्रेड लेने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझना जरूरी है। जैसे फ्यूचर ट्रेड क्या है, यहाँ पर बोलता है सर, द मोटिवेशन ऑफ फॉर एनी ट्रेडर एंटरिंग इनटू ए फ्यूचर एग्रीमेंट इज टू बेनिफिट फाइनेंशियली। यही समझाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। एंड फॉर विच द ट्रेडर नीड्स टू हैव अ डायरेक्शनल व्यू। इसके लिए उसको क्या चाहिए? डायरेक्शनल व्यू। मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा था? डायरेक्शनल व्यू ऑन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अब जब आप निफ्टी में ट्रेड करोगे, जब आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो निफ्टी, निफ्टी का फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो निफ्टी हो जाएगा अंडरलाइंग एसेट। मैंने निफ्टी 50 का फ्यूचर अलग है, निफ्टी 50 अलग है, कल के क्लास में समझा रहे थे, है ना। अलग तो है, पर निफ्टी का फ्यूचर, जैसे रिलायंस का फ्यूचर अलग है, रिलायंस अलग है, लेकिन रिलायंस का फ्यूचर डिपेंड किस पे कर, रिलायंस पे कर, है ना। Sorry, sir. तो वही चीज बता रहे हैं कि आप अगर अंडरलाइंग एसेट का डायरेक्शन को भांप लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप जिस पर्टिकुलर चीज में ट्रेड ले रहे हो वो भी आप समझ जाओ ये किधर जाएगा, बुल होगा कि बियर होगा, बुल होगा कि बियर होगा, और उसके हिसाब से आपको पोजीशन लेना है। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, इसका कहानी समझ में आपको आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में गोल्ड का एग्जांपल दिया था, याद है ना, वो XYZ और ABC, है ना। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, डेट को छोड़ो सर, ये 2014 हो या 24 फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझो कि मानो टुडे 15 दिसंबर द TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो मैनेजमेंट है, जो कि एक लीडिंग इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है, नाम तो सुना ही होगा, TCS का, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। इसका इन्वेस्टर मीट है, क्या है सर? इन्वेस्टर मीट, माने TCS में कौन पैसा लगाएगा, कितना पैसा लगाएगा, इसको लेके एक मीटिंग, ठीक है। इसके लिए AGM वगैरह होता है, AGM EGM होता है कंपनी के अंदर, कंपनी लॉ में पढ़ाया जाता है। जो लोग CS पढ़ता है उनको कंपनी मीटिंग वगैरह के बारे में बताना पड़ता है। तो TCS मैनेजमेंट अनाउंस दैट दे आर कॉशियस अबाउट द रेवेन्यू ग्रोथ फॉर दिसंबर क्वार्टर। एक बातचीत चल रहा है यहाँ पर, एक आपको एक फेनोमेना दिया है, एक सिचुएशन दिया है कि TCS अपने मैनेजमेंट में बात कर रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर इन द सेंस दिसंबर, जनवरी, सॉरी उससे पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, साल में 4 क्वार्टर होता है ना,
जो अप्रैल में जून एक हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च हो गया। अब कंपनी बता रहा है कि दिसंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ा कॉशियस है, मैंने कॉशियस इन द सेंस थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, मैंने मे बी डाउन हो सकता है। तो मार्केट डू नॉट लाइक सच कॉशियस स्टेटमेंट्स। अब कंपनी ने जब बोला कि रेवेन्यू ग्रोथ को लेके थोड़ा चिंता है, तो क्या मार्केट इस बात को पॉजिटिवली लेगा? मार्केट बिजनेस के बारे में एक नेगेटिव बोलेगा, भाई देखो मैनेजमेंट जब बोल रहे हैं तब तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस पॉइंट पे कंपनी का मैनेजमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, नेगेटिव नहीं वो फैक्ट बताया, ठीक है। अब कंपनी ज्यादा झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए, फंस जाएगा ना, सिर्फ शेयर ग्रोथ करा के झूठ झाड़ बोल के कोई फायदा नहीं होता, जो है ट्रू बताओ। ये তুলা বাইনের যে এত বড় মুভমেন্ট ছিল এক্সচেঞ্জ ওর কাছে ক্লারিফিকেশন চেয়ে পাঠিয়েছিল। अच्छा বলছে তোমার শেয়ারে এত মুভমেন্ট হয়েছে এত ভলিউম, ক্লারিফিকেশন হবে। কালকে ওরা ক্লারিফিকেশন দিয়েছে, বলছে আমাদের এতে কোনো হাত নেই, মার্কেটের মুভমেন্টের উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই, যা হয়েছে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ডিপেন্ড হয়েছে। अच्छा, मतलब वो सुला जो कंपनी वाइन वाइन कंपनी, कुछ दिन पहले हम लोग क्लास में वो बता रहे थे। ये ठंडा लग जाने से ना गला चुप कर जाता है, पता नहीं। अच्छा देखो, तो मार्केट को ये कॉसेस स्टेटमेंट पसंद नहीं आया। अब जैसे मार्केट को ये कॉसेस स्टेटमेंट पसंद नहीं आया, अब टीसीएस का मार्केट का जो हालत है वो क्या होगा, वो चीज आपको समझना है, ठीक है। द स्टॉक वेंट डाउन बाय ओवर 3.6%। अब क्या हुआ कि मार्केट में टीसीएस का दाम 3.6% से गिर गया। सर ये एक सिचुएशन है, टीसीएस का एग्जाम्पल कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा हर एक कंपनी के साथ हो सकता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है कि ऐसा सिनारियो में स्टॉक कैसे बिहेव करता है और उस बिहेवियर पे ट्रेडर को क्या करना चाहिए। देखो सर, पूरा खेल साइकोलॉजी का है, कंपनी का मैनेजमेंट का रिपोर्ट का है, फाइनेंशियल मैटर्स का है। ये सब चीज ही मार्केट को मार्केट बनाता है। मार्केट माने ऐसा नहीं कि आओ मतलब वो आजा मेरे गाड़ी में बैठ जाए की तरह नहीं है, ठीक है। मार्केट माने यहाँ पर एक सिस्टमेटिक मैटर है जिसको समझना जरूरी होता है। माने वो होता है ना, ढाल नहीं तोरवाल नहीं निधि राम छोड़ता। मतलब लोग नॉर्मली क्या है, मार्केट में आ जाते हैं थोड़ा बहुत पैसा लेके या फिर ज्यादा पैसा लेके, जिसके पास है उसको लगता है रातों रात आमिर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होता। ये सब फैक्ट समझना पड़ता है कि क्यों गिरा, क्यों बढ़ा, रीजन क्या है, ये रीजन पता करना। ये एक रीजन पता करना सीख जाओगे तो धीरे धीरे उसके पीछे जुड़ा हुआ और भी रीजन पता करना चालू हो जाएगा। आपको सीकर्स बनना है। क्या बनना है? सीकर्स। सीकर्स मैंने समझते हो, जो सच्चाई ढूंढता है, समझ रहे हो? तो वही चीज डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो perhaps it is time to time we take a practical examples of future trade to demonstrate how this is done. Also I guess we should move away from the gold example. अब धीरे धीरे हम लोग गोल्ड से हटके मार्केट की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे गोल्ड का भी फ्यूचर ट्रेड होता है, वो कमोडिटी मार्केट में होता है, बट हम लोग क्योंकि स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं तो अभी ज्यादा गोल्ड गोल्ड नहीं चिल्लाएंगे। कमोडिटी का क्लास होता है ना सर सैटरडे को, करेंसी कमोडिटी, उसमें बात करेंगे। जो करता है उनके साथ तो बात करना ही है इस बार, कुछ दिन बात करेंगे, अभी करेंसी चल रहा है। तो 15 दिसंबर को टाटा ने बताया कि भाई हमारा दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट ऐसा होना। तो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी had an investors meet wherein TCS management announced they are the cautious about the revenue growth of the December quarter. ये फैक्ट है। The market do not like such cautious statements, especially from the company's management. और फिर शेयर का दाम गिर के 3.6% में चला गया। अब यहाँ पर एक एनएसई के साइड से ये लिया गया, ये लाइव मार्केट से ही लिया गया है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये देखो ऐसा ही होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा पुराना वेबसाइट का है एनएसई का, न्यू वेबसाइट का थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे देखता है। विजिट करो एनएसई में, खुद भी रिसर्च कर सकते हो घर पे, ठीक है। यहाँ पर जाना है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में जाके निफ्टी 50 में भी जा सकते हो, या फिर अगर स्टॉक लेना है तो फिर आप यहाँ पर डेरिवेटिव ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी 50 स्टॉक फ्यूचर्स, ठीक है। स्टॉक माने इसके अंदर जितना स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करता है उसका अलग अलग नाम होता है। अब इसमें से जैसे हम लोग टीसीएस में बात कर रहे हैं तो ये देखो, ये देखो पॉलीकैब, रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा पावर, टीसीएस दिख रहा है।
ये देखो एक्सपायरी डेट भी दिया है, जो रिसेंट एक्सपायरी है वो 25 जनवरी का है, ठीक है। तो उसका डेटा दिया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, इसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप मैंने, ये क्या है, फ्यूचर है। कब एक्सपायर करेगा ना, 25 जनवरी को एक्सपायर करेगा, ठीक है सर। एक्सपायरी डेट चेंज होता है, हाँ होता है सर। ये देखो लास्ट दिन समझा रहे थे, 3 दिन एक्सपायरी होते हैं। जो एकदम नजदीकी डेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नियर मंथ। नेक्स्ट जो 29 फेब का डेट दिख रहा है वो है मिड मंथ, और जो उसके बाद का है वो है फार मंथ। याद रहेगा ना सर, एकदम ओरिजिनल डेटा है सर। अब इसमें देखो ऑर्डर बुक चेक कर सकते हो कि कितना लोग बीड किया है, कितना लोग आस्क किया है। बीड वो करता है जिसको खरीदना है, और आस्क वो करता है जो सेल करना चाहता है। तो कितना लोग कितना क्वांटिटी, और ये भी है कि जो खरीदना चाहता है वो थोड़ा कम दाम में लेना चाहता है, और जो बेचना चाहता है वो हमेशा थोड़ा ज्यादा दाम में बेचना चाहता है। ये तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आप लोग डिमांड का, सप्लाई का अगर डेफिनेशंस पढ़ते हो, क्लास 11 12 में भी पढ़ाया जाता है। काफी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। तो उसमें डिमांड का क्या रूल है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, और सप्लाई का रूल क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। क्योंकि एक दुकानदार कभी भी अपना चीज बेच के कम कमाना नहीं चाहता, और एक खरीदार कभी भी ज्यादा दाम में खरीदना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितना कम हो जाए, और बेचने वाला चाहता है जितना ज्यादा हो जाए। अब दोनों का नहीं बनता है, बनता है मार्केट का। ना तो डिमांड की तरफ मार्केट होता है, ना तो सप्लाई की तरफ मार्केट। मार्केट एक बीच वाला रास्ता पकड़ लेता है, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है, आप ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। दुकानदार चाहेगा तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट करूँ, और खरीदार चाहेगा मैं सस्ता दाम पे लूँ। बट मार्केट एक बीच वाला रास्ता ले लेते हैं, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, हाँ इक्विलिब्रियम, এখানে সমানতা समानता। ठीक है, বাংলাতে আমরা যেটাকে বলবো সমান, মানে কি বলবো এটাকে, সমানতা সমানতা, সমানতা। समानता रे प्रभु नहीं रे बाबा, हिंदी में समानता बोलते हैं ना। हिंदी में बोलते हैं समानता, एक समानता रहना चाहिए, माने कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, माने तुम्हारा भी मेरा भी। जैसे मानो कभी वो पार्क में दोस्तों के साथ वो वाला झूला में नहीं झूले, এটা ভালো हाँ क्या बोलते हैं उसको, माने एक तरफ एक जन बैठता है, दूसरी तरफ एक जन बैठता है, एक ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। पर अल्टीमेटली अगर दोनों का एक टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों एकदम बीच में होते हैं, वो जो बीच वाला सिचुएशन है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं, ना तुम्हारा ना मेरा। हाँ हाँ, भारसाम्य, दैट्स अ करेक्ट वर्ड। हाँ एकदम বাঙালিয়ানা জেগে গেছে। वेरी गुड सर, वेरी আমরা পারবে না না, ঠিক আছে, ভারসাম্য, वेरी गुड। ভারসাম্য এটাকে বলে ইকুইলিব্রিয়াম। ये हिंदी में भी यूज होता है भाषा। अरे बांग्ला वर्ड और हिंदी वर्ड में फर्क नहीं है। हम लोग तो नॉर्मली जो ज्यादा हिंदी ये जो बोलते हैं ना, ये उर्दू टाइप ऑफ हिंदी बोलते हैं। ओरिजिनल हिंदी कभी भी सुनो, तो हिस्टोरिकल जो सीरीज होता है महाभारत रामायण का, वो सुनो, तुमको बंगाली वर्ड्स और हिंदी वर्ड में कोई फर्क नहीं लगेगा। बस उच्चारण करने का जो तरीका है वो थोड़ा संस्कृत के साथ हिंदी का, हाँ थोड़ा कनेक्शन ज्यादा है। बंगाली थोड़ा अपना लोकल टोन देता है बस, और कुछ नहीं। उड़िया लैंग्वेज सुनना, उड़िया लैंग्वेज सुनना, उड़िया अच्छा, धीरे धीरे जो लोग बात करेगा, जल्दी में बोलेगा तो समझ नहीं पाओगे। उड़िया भाषा में संस्कृत का टोन ज्यादा भरा है, तब पूरा आएगा, धीरे धीरे सुनना। अगर बंगाल ये तो उड़िया है, করতে পারি না बोल। বুঝতে পারি सीख ले सर, मेरा तो एक इच्छा है सर, लोग না এই আমি যদি গ্রামের বাড়ি দিকে থাকি এক সপ্তাহ তখন অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে যায় শুনতে তখন আর আপনাকে মানে ইয়ে করতে হবে মাইন্ড অটোমেটিক্যালি ইয়ে করে मेरा एक इच्छा है कि ये लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखने का सोचता है, मेरा एक इच्छा है, पता नहीं, इंडिया का हर स्टेट का लैंग्वेज जाना, सीरियसली मेरा बहुत इच्छा है। इससे क्या होता है कि आप जहां जाओगे आपको लोकल फीलिंग आएगा, लोकल फीलिंग आएगा। ऑटो वाला, डाक वाला, किसी भी दुकान। टफ इसलिए लगता है सर क्योंकि हम लोगों के इस भाषा के साथ थोड़ा सा उनका इंडू गाडू ये सब बोलता है। हाँ इंग्लिश টার্মটা কোনটা যারা সাউথ हाँ, ইন্ডিয়ান वो तो नॉर्मल ওই है। তো খেলে अरे हर कोई अपने हिसाब से ही बोलते हैं। बंगाली लोग इंग्लिश बोलते हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी का इंग्लिश सुनना कभी, जो प्रेसिडेंट थे पहले, ऐसा लगता था जैसे बंगाली ही बोल रहे हैं।
ममता बनर्जी जब इंग्लिश बोलता है तो वो तो बोल ही नहीं पाती है, वो अलग बात है। हमारे वाला वाला जो चले जाएगा वो हिंदी नहीं बोल पाती तो इंग्लिश से दूसरा बात। उनका बांग्ला सुनने का भी ठीक से, वो भी ठीक से नहीं आता। बांग्ला भाषा जो है उसको ही ठीक से नहीं बोलता। ये सब बोलना नहीं चाहिए, महान महान लोग हैं। फिर हम लोग को उठा के लेके चला जाएगा। चुप रहो यार। अच्छा देखो, ये जो बुक है ना, ऑर्डर बुक है, ये सब मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, बट पहले आप इसको देख लो। ये देखो, ये पुराने मैंने 2022 से पहले ये वाला सिस्टम होता था, ऑर्डर बुक। अब मैं ऑर्डर बुक सिखाऊंगा, पहले आप ये देखो कि क्या लिखा है, डेरिवेटिव कोड, ठीक है। इसमें देखो शेयर का दाम दिया है, ये फ्यूचर है, ठीक है। तो उस टाइम पे टीसीएस का मार्केट प्राइस कहाँ है, मार्केट प्राइस इसका अंडरलाइन वैल्यू भी देता है। ट्रेडेड वॉल्यूम, ट्रेडेड वैल्यू, फ्री फ्लोट, 52 एक लो। हाँ सर, बहुत इजी है। हाँ थोड़ा हेजी है, स्क्रीनशॉट है ना। अच्छा डीएफ तक ही नहीं समझ मार्केट प्राइस है वो ना कभी वेब टर्न। बाकी तो मुझे अच्छा ठीक है, फिलहाल इतना समझो। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2362.35, ये फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है। ये कौन सा कोड है, डेरिवेटिव कोड है। अब इस चीज को समझने का कोशिश करो कि ये चीज बताना क्या चाह रहा है आपको। एज ए ट्रेडर बिलीव दैट द टीसीएस, ये पुराना डेटा है, अगर आप अभी का डेटा देखोगे, कहाँ चला गया, मैं अभी निकाला था ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो ओपन प्राइस कितना बता रहा है और लास्ट प्राइस, ये देखो लास्ट प्राइस 3759.45, ये टीसीएस का 25 जनवरी का फ्यूचर प्राइस है। इसमें ये देखो अंडरलाइन वैल्यू दिख रहा है, अंडरलाइन वैल्यू माने इसका जो ओरिजिनल, माने अगर तुम टीसीएस को यहाँ यहाँ देखोगे तो जो दाम है मार्केट में, स्पॉट प्राइस, ये देखो मैं टीसीएस यहाँ पर क्लिक किया, अब मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, टीसीएस कितना चल रहा है, 3745। अब ये जैसे जैसे चेंज होगा वो स्पॉट ट्रेडेड माने वो स्पॉट प्राइस भी इस तरह से चेंज होता रहता है, तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। लेकिन ये 3744 या 3745 है। अब आप यहाँ पर देखो तो ये देखो 3756, इसको फिर से रिफ्रेश करने से रिसेंट वाला भी आ जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दैट इसका फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है, 3726, ठीक है। माने करंट मार्केट अगर पॉजिटिव मोमेंटम में है तो फ्यूचर मार्केट भी पॉजिटिव मोमेंटम में होता है। तो अगर क्या, अगर मैं टीसीएस का लास्ट में कौन सा बोलो, ये वाला, ये वाला 37, ऐसा जगह मार्केट लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये वाला लास्ट ट्रेडेड माने मार्केट में फ्यूचर प्राइस लास्ट क्या दाम में ट्रेड हुआ है, माने हो सकता है नहीं हुआ है। अब ये तो मार्केट ओपन है ना, चल रहा है, इतना तक ये अंडरलाइन, ठीक है, माने इसके बेसिस में ये हो रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं समझा रहा हूँ सर, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, देखो अब ये थोड़ा पुराना डेटा में टीसीएस का जब 2016-17 के आसपास का डेटा लेके ये वाला नोट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, अब बस समझने का कोशिश करो। तो एज ए ट्रेडर बिलीव दैट टीसीएस स्टॉक प्राइस रिएक्शन टू द मैनेजमेंट स्टेटमेंट, हम लोग क्या देख रहे थे कि मैनेजमेंट बोला कि रेवेन्यू अच्छा नहीं होगा, एक काले हाथी से सोचा मेयर বিয়ে দেবে, মেয়ের বিয়ে দিবে, এই জন্য তো চিন্তা হচ্ছে আজকাল মেয়ের। सर तो मैनेजमेंट स्टेटमेंट इज अ बिग एग्जैगरेटेड, माने बेसिकली मैनेजमेंट स्टेटमेंट को लेके ट्रेडर एक अपना ही सोच बना रहा है। तो here is my rationale, if you follow TCS or any Indian IT sector company in general, you will know that December usually a lackluster month of the Indian IT companies। अब ये एक मार्केट का सेंस है कि आईटी कंपनीज मैंने टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, जेटपैक, जितना भी कंपनीज है, ठीक है, जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, दिसंबर में मैक्सिमम कंपनी का थोड़ा सा लैग चलता है मार्केट नॉर्मली, हमेशा नहीं, ज्यादातर केस में। क्यों? क्योंकि दिसंबर यूएस का छुट्टी का टाइम, बात को समझे, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब यूएस क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, 25 के पहले से, एक बार 20 दिसंबर से चालू हो जाते हैं, तो इस टाइम पे ना यूएस बिजनेस में फोकस कम करता है ज्यादातर केस में। तो एंड आल्सो द हॉलीडे सीजन एंड हिंस द बिजनेस मूव्स क्वाइट स्लोली फॉर सच कंपनीज। तो दिस फॉरलो हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द आईटी सेक्टर रेवेन्यू। अब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो रेवेन्यू तो प्रॉब्लम होगा ना। जैसे हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा में बंगाल में, है ना, ऑल ओवर इंडिया लेवल में काली दिवाली के टाइम पे
हम लोग बिजनेस करते हैं कि थोड़ा बिजनेस स्लो ही जाता है, नॉर्मल, किसी किसी का अलग बात है, फिर भी एक हफ्ता तो छुट्टी जाता ही है ना। तो जब छुट्टी का माहौल चलेगा तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू में तो इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी नोन एंड फैक्टर्ड इन बाय द मार्केट। अब ये बात मार्केट को पता है, तो hence believe the stock sinking by 3.6% is unwarranted for. I also feel this could be an opportunity to buy TCS as I believe the stock price will eventually go up. माने ये जो 3.6% गिरा है, ये बेसिकली ये कुछ दिनों के लिए है, इस पॉइंट से मार्केट वापस बढ़ेगा, ठीक है। So hence I would be a buyer in TCS after such an announcement. मतलब इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट जो 3.6% में गिर गया, अब तुमको लग रहा है कि और गिर सकता है, नहीं सर, और गिरने का चांसेस नहीं है। इस पॉइंट से तुमको ये फील होना चाहिए कि मार्केट में जो डाउनग्रेडेशन है ये जस्ट फॉर दी, ये जो हॉलीडे सीजन चल रहा है उसके कारण है, लेकिन इसमें फिर से ग्रोथ है। अब तुम रिसेंट भी देखो, अगर तुम रिसेंट भी देखो टीसीएस का करंट सिचुएशन देखो, जब हॉलीडे सीजन चालू हुआ था, मैंने दिसंबर के बीच में, मैं इसको डे में कन्वर्ट करता हूँ, ये देखो इस बार खेल अलग है, इस बार खेल अलग है। हर बार का खेल एक नहीं होता, वो उस टाइम का खेल था। इस टाइम का खेल क्या है, मार्केट साइडवेज चल रहा था, देखो दिसंबर में साइडवेज माने मोमेंटम उतना ज्यादा कुछ नहीं था, एक रेंज में ही मार्केट चल रहा था 3,500 के आसपास। लेकिन इस पॉइंट से इसको मोमेंटम क्यों मिला, बिकॉज ऑफ, नहीं, एक तो इंडियन इलेक्शन था, दूसरा मेन पॉइंट, ये सब इनका बिजनेस तो यूएस के बिजनेस के ऊपर है ना, रेट कार्ड यूएस का रेट कार्ड क्या होता है, यूएस में जो आरबीआई है, यानी हमारे देश में जैसे आरबीआई होते हैं, यूएस का आरबीआई को फेड बोलते हैं, फेडरल रिजर्व। अब फेडरल रिजर्व ने वादा किया कि उन, जैसे रेट कार्ड समझते हो सर, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। जैसे रेपो रेट के बारे में तो पढ़े होंगे सर, तो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो रेट अगर ज्यादा हो जाता है तो मार्केट में पैसा का फ्लो गिर जाता है। सिंपल बात है, अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट से लोन लेगा तो वो हमसे भी ज्यादा इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा, और अगर इंटरेस्ट ज्यादा करेगा तो ज्यादा लोग लोन लेने के लिए नहीं जाएगा, तो लोगों के हाथ में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाएगा, और इसका इम्पैक्ट मार्केट का डिमांड में पड़ेगा। पैसा नहीं होगा तो फिर लोग गाड़ी कम खरीदेगा, घर कम बनाएगा, घूमने कम जाएगा, हर तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में क्या हो जाता है, इसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं एक कंट्रोलिंग आ जाता है, टू मच, ठीक है। ऐसा करने के पीछे रीजंस होते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कई बार ऐसे किया जाता है। लेकिन अब अगर रेट कट नहीं होता है, मानो जो पहले था वैसे ही चल रहा है, तो लोगों को एक आदत हो जाता है, तो रेट कट माने रेट बढ़ना लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है मार्केट के लिए, लेकिन रेट सेम रहना या फिर फ्यूचर में रेट कट करेंगे ये बताना, ठीक है, ये मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेता है। अब इंडिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली ये जो आईटी कंपनीज हैं या फिर ओवरऑल जितना वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, सबसे ज्यादा पैसा का फ्लो यूएस से होता है, क्योंकि इनके पास रिजर्व बहुत है, पैसा बहुत है इनके पास, इन्हीं का पैसा इंडियन मार्केट में आता है, तो इंडियन मार्केट भी ग्रो करता है। अब अमेरिका का जो फेडरल है, फेडरल ने रिसेंटली दिसंबर में, हम लोग क्लास करते करते ही बात कर रहे थे कि फेडरल ने बोला कि हम लोग रेट कट करेगा, हम लोग रेट कट जनवरी फरवरी में रेट कट करेगा, फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली, तो रेट कट करेगा, इसी खुशी से पूरा मार्केट एकदम खुशी में मतलब नाच रहा है, और वही नाच का इम्पैक्ट है ये मोमेंटम। अब ये बात फिर टीसीएस में नहीं है, चलो आप इसका पीयर को देख लो, इन्फोसिस को भी देख लो, ये देखो सेम काइंड ऑफ, देखो ये इन्फोसिस है, जिस तरह से टीसीएस का इम्पैक्ट था, सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट इन्फोसिस में भी रहा है। तुम विप्रो को भी देखना चाहोगे? এটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্ডিয়ান মার্কেটের ব্রহ্মা বিষ্ণু देखो पैटर्न, देखो सेम पैटर्न में ग्रो किया है, नहीं है? हाँ, मैं तो बिना देख के ही बताया, सेम पैटर्न ये मेरे अंदर में था कि जब होता है ना ये सब एक ही साथ है, सिमिलर होता है, नेचर है, ये स्टॉक का नेचर होता है। अब आप ट्रेड लेने के लिए ये नेचर समझना पड़ता है, यानी बेसिकली जो ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर देखो मार्केट गिरा था ना, ठीक है, अभी इस पॉइंट पे मार्केट में न्यूज आया था कि रेट कट होगा,
और करंट रेट को गिरा और काट के नहीं करेंगे, मैंने बढ़ने नहीं देंगे। कौन बोला? अमेरिकन रिजर्व बैंक बोला। उसको फेड बोलते हैं, रिजर्व बैंक नहीं बोलते, मैंने नाम है उनका, फेडरल रिजर्व। तो फेड का एक बात से 425 का शेयर कहां तक गया विप्रो का, देख लो, एक ही दिन में 462। फिर मोमेंटम हाई होके 476। अब रिसेंटली जो ये जो डाउनफॉल है, बिकॉज अब थोड़ा से मतलब प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो इस तरह का रीजन आपको समझना पड़ता है। तो ये करंट सिचुएशन में था, इसलिए बताया मैंने आपको। तो मैं आपको जो कहानी अभी बना रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, ये उस 2016-17 ऑनवर्ड्स सिस्टम जो चल रहा था, उसी सिस्टम को यहाँ पर नोट डाउन करके मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ आ सकता है। ट्रेडिंग में एक चीज फॉलो होता है, बोलते हैं कि हिस्ट्री टेल्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। कि 2016 का केस हो सकता है 2024 में जाके फिर से देखने को मिले, या 26 में भी देखने को मिले। बेसिकली आपको मार्केट को समझना है तो इकोनॉमिक मैटर को समझ के उसका डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि क्यों बढ़ सकता है, क्यों गिर सकता है। अब पॉइंट अब सर करना है तो क्या करना है। अब टीसीएस 3.6% में गिरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से ये बाउंस बैक करेगा, और जैसे ही वो बाउंस बैक करेगा तो मेरा मानना है कि मुझे यहाँ पर बाई करना चाहिए, यानी मैं बायर बनूंगा, फ्यूचर को बाई करूंगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन माई थॉट्स व्हिच आई परसीव एज रैशनल, रैशनल माने लॉजिकल, ठीक है, I have developed a directional view on the price of the asset. From my analysis, I believe the TCS stock price will increase in due course of time. In other words, I am bullish about TCS. Simple बात है। At the current market price, मैंने जो दाम चल रहा है इसी दाम पे मैं बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि जो गिरा है ये बस छुट्टी छाटा के लिए हुआ है, हॉलीडे वगैरह के लिए, ये ज्यादा दिन तक ऐसा रहेगा नहीं, इस पॉइंट से ये मूव करेगा। ठीक है ना। अब ये एक डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट आपको मिला। अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ नाउ इंस्टेड ऑफ बाइंग टीसीएस शेयर इन द स्पॉट मार्केट, अब मैं क्या करूंगा, स्पॉट मार्केट में नहीं लेना है मुझे। मतलब अगर मैं स्पॉट मार्केट में लेना चाहूंगा, अगर मैं आज का मार्केट में आपको स्पॉट दिखाऊं, ज्यादा पुराना नहीं जा रहा हूं अभी, अगर मैं टीसीएस को नॉर्मल टीसीएस को बाई करूंगा तो मैं जितना मर्जी क्वांटिटी लगा के बाई कर सकता हूं। डिपेंड करता है आपके पास रोकड़ा कितना है। ठीक है, जितना रोकड़ा है बाई करो, सेल करो बाद में, जब आपको लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से मेरा ग्रो हो जाएगा। 3738 चल रहा है, आपको लगता है कि ये 3800 तक जाएगा, तो अगर आप 100 शेयर ले सकते हो तो 100 लो, 1000 ले सकते हो 1000 लो, 1 लाख ले सकते हो 1 लाख लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आज खरीद के एक हफ्ता बाद बेचना, एक साल बाद बेचना, जो मर्जी कर। लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पॉट में नहीं करेंगे, क्योंकि स्पॉट में पैसा ज्यादा लगता है। हम लोग डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन तो वही है कि मार्केट ग्रो करेगा, चाहे वो प्रेजेंट में करे या प्रेजेंट के बेसिस में फ्यूचर मार्केट में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल टीसीएस को बाय ना करके टीसीएस का जनवरी फ्यूचर या फरवरी फ्यूचर को बाय करेंगे। इसमें मिनिमम आपको लॉट बता देता है कि एक लॉट में कंपनी टू कंपनी, देखो कल पढ़ा रहे थे 300 का आता, 700 आया था, इसका 175 है 175 एक लॉट के अंदर आता है, उतना तुमको लेना ही पड़ेगा। अब तुम चाहो तो इसका 2 लॉट भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से ये नेक्स्ट जाएगा तो 2 लॉट होगा, 1.5 लॉट नॉर्मली नहीं, एक एक लॉट कम से कम लेना पड़ता है। तो 175 इंटू 2 करके जितना होगा वो 2 लॉट हो जाएगा। ठीक है सर, अब फिलहाल एक लॉट का ही समझ लो। 175 क्वांटिटी, 3777 टका 90 पैसा आपका फ्यूचर प्राइस, नहीं सॉरी दाम अलग चल रहा है, 3783 ये आज का मार्केट का है भाव, अभी चल रहा है। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट से लग रहा है कि यहाँ से मार्केट टीसीएस इसका ग्रो करेगा, डायरेक्शन अगर आपको मिला है तो ही आप बाई करोगे ना, अदरवाइज नहीं। और सर यहाँ पर क्या है, ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, अभी के लिए मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि कब लोग खरीदते हैं कब लोग बेचते हैं। बात समझ में आ रहा है ना पूर्णिमा? नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत क्यों? मतलब जितना बोले उतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो, तो बात वही है कि हम नॉर्मल टीसीएस को ना परचेस करके बस फ्यूचर में परचेस करने आ गए। इसमें क्या सुविधा होता है कि आप लॉट में बाई करते हो और आप कंपेरेटिवली कम मार्जिन में खेल सकते हो। देखो 175 शेयर 3781 टका करके ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाता है, हिसाब करो। कैलकुलेटर लाना, ऐसा कैलकुलेटर लेके आना नेक्स्ट टाइम से,
सबके पास होना चाहिए। हाँ 150 वाला खरीद लेना। 6,61,675 ठीक है, इतना जमा करना। ठीक है, ये सुविधा है फ्यूचर मार्केट, ये सुविधा है फ्यूचर में। समझ रहे हो सर? हाँ आगे और भी दिखाऊंगा, कोई कोई ब्रोकिंग फर्म तो और सुविधा देता है, जैसे ये तो जीरोधा में ओपन किया हुआ है, आप स्टॉक्स में तो और सुविधा देता है, और कम मार्जिन में ले सकते हैं। हाँ, ये जीरोधा में अभी ओपन है। ठीक है, अब आप स्टॉक्स में देखोगे तो वो आपको और मार्जिन को सुविधा देते हैं, एमटीएफ फैसिलिटीज देते हैं। हाँ किसी किसी केस में मैं दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट एक ही है, कहीं पर भी करो, लेकिन सुविधा जब मिले तो क्यों ना ले, है ना? बस डायरेक्शन, अगर जब कहीं सुविधा मिल रहा है तो लो ना भाई, सस्ता में अगर कोई लोन भी दे रहा है तो लो। बस हाँ, लोन के पीछे ना भाग के ट्रेडिंग के पीछे भाग, माने तुमको बिजनेस पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या है ना, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये उखाड़ लेता, मेरे पास पैसा होता ना मैं वो उखाड़ लेता। तुम पैसे होने से क्या उखाड़ते वो बात नहीं है, जो तुम उखाड़ सकते हो पहले कम पैसे में उखाड़ के दिखाओ। जब तुम्हारे पास 40 कोड़ी नहीं है ना, बोलते हैं ना 40 कड़ी नहीं है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मानो तुमको लग रहा है कि मैं मेरे पास 2 लाख होता 10 लाख होता तो मैं अभी पहाड़ बना देता, करोड़ों बना देता। तुम्हारे पास 2,000 है तो उसको 5,000 बना के दिखाओ। सिंपल बात है। अगर तुम 2,000 को 5,000 बना सकते हो तो तुम 2 करोड़ को 5 करोड़ भी बना पाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले मेरे पास 2 लाख होता तो मैं भी कर देता। अरे भाई तेरे पास 2,000 तो है ना, उसको 5,000 बना के दिखा दे। ये आजकल का यूथ का प्रॉब्लम है। सर आप लोग जब आप यूथ नहीं है सर, मैं भी यूथ में थोड़ा बड़ा यूथ, आप लोग थोड़ा छोटा यूथ। तो ये लोगों का नॉर्मल प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, घर पे भाई भी है ना, तो मैं माइंड सेटअप पढ़ता हूँ, और इतना दिन से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, उनका माइंड सेटअप देख रहा हूँ। बिजनेस करना है सर, बिजनेस तो करना है, लेकिन मेरे बाप के पास इतना है नहीं। अरे भाई जितना है उतने से बना के दिखा। तेरे पापा के पास 10 लाख नहीं है, 1 लाख है, अच्छा 1 लाख भी नहीं है, 10,000 है, तो जो काम सोच रहा था वही काम थोड़ा छोटा पैमाने में, मान के तेरे को लग रहा था कि मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, ठीक है, रेस्टोरेंट खोलने के लिए 10 लाख चाहिए, तेरे पापा के पास नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे पापा 10,000 दे सकता है, तो रेस्टोरेंट की जगह एक ठेला खोल के देखा। शर्माने का क्या है भाई, बिजनेस करने के लिए शर्माने से नहीं बिजनेस बनता। क्या सर गलत बोल रहा हूँ कुछ? सर इतना पढ़ा लिखा करके ठेला लगाऊंगा, सर भाई कल जब तुम्हारा इनकम कम होगा ना तो और ज्यादा शर्म आएगा। इससे अच्छा जो कर सकते हो करो, जितना है उससे करो। शायद बात सुनने में बुरा लग रहा है, पर वो बोलते हैं ना, लज्जा घृणा भय 3 থাকতে ना, इसे बड़ा फेमस बंगाली प्रोवर्ब है कि मतलब शर्म नहीं करना चाहिए, लिहाज नहीं करना चाहिए, मतलब उतना शर्म लिहाज में क्या, मतलब अपने जिंदगी के बारे में। भाई मेरा मेहनत कोई मेरे को खिलाने तो नहीं आएगा, तो मैं जितना रिस्क उठा सकता हूँ मैं उठाऊंगा। ये आज मारवाड़ी कम्युनिटी इतना डेवलप किया है। पर्सनली मत लेना, मैं अच्छा बात ही करूंगा, ठीक है? अरे मेरे घर पे मारवाड़ी मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है? तो मारवाड़ी कम्युनिटी आज कॉम्पिटिटिवली काफी पैसा वाला बना है। अगर मैं कोलकाता का बात करूं तो एक हल्दीराम जानते हो, आज हल्दीराम का जगह जगह में जहां हल्दीराम बनता है वहां हल्दीराम का नाम है स्टॉपेज का। चिनार बाग में, रविंद्र सदन की तरफ जाओ हल्दीराम, गौड़िया हाट में वहां पर एक है बहुत बड़ा, बिरला मंदिर के सामने, काकुड़गाची में हल्दीराम, जहां बना हल्दीराम स्टॉपेज बन गया। यही हल्दीराम कोलकाता के सड़क में गणेश टॉकी के पास एक छोटा सा घर में रहता था, और उसके बीबी और वो दोनों कंधे पे भुजिया बीकानेर वगैरह से लेके कोलकाता की सड़क में बेचता था, फेरी वाला का काम करता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हार्ड को ट्रूथ बता रहा हूँ। एक दिन में हल्दीराम हल्दीराम नहीं बना है, एक दिन में सच में नहीं बना है। अगर शर्म करता तो आज हल्दीराम स्टॉपेज ना बनता। प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग करने को तो बहुत कुछ चाहते हैं, बस किसी को बोलो कि सर यहाँ पर एक ठेला लगाओ, क्या है, आज ठेला लगाओगे कल स्टॉल बनेगा, फिर उस स्टॉल से एक दिन तुम्हारा रेस्टोरेंट बनेगा। अरे मैं अपने आंखों के देखा हूँ कि केस्टपुर वीआईपी के सामने गुप्ताज वेज बोल के एक दुकान है। जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, वो एक सिर्फ एक शोकेस लगा के बेचता था। ये जो अभी रेस्टोरेंट हो गया ना, ऊपर में एसी रेस्टोरेंट हो गया, चिनार बाग में इसका एक ब्रांच भी है।
पहले केष्टपुर वाला जो ब्रांच है वो सामने बस एक मिष्टी का जैसे शोकेस होता है, वो शोकेस को सामने रख के बेचता था। अभी तो मैंने इतना चलता है तो सोचो ही नहीं सकते, बहुत चलता है, बहुत चलता है। और लोग सोचते थे भेज दुकान बंगाल में क्या चलेगा, लेकिन बंगाली खुद जब भी ऑर्डर करते हैं मछली, बांगालियाना बोल के बहुत सारे मछली का जो नहीं करते हैं, डेली रात को गुप्ता वेज से ऑर्डर करते हैं, ये पूरा लोकेलिटी तभी ना चलता है। नहीं तो नॉर्मल लोग है ना, बंगाल में नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर लोग मांस मछली पसंद करता है, वैसे ये तो बंगाल पूरा बंगाली एरिया, फिर भी चल रहे हैं और गजब का चल रहा है, गजब गजब। बंगाल जोन में भेज दुकान खोल के दिखाते हैं। अब बताओ, सोच सोच में फर्क होता है। क्या देखा, बंगाली लोग यहाँ पे ज्यादातर जॉब वाले हैं, रात को वापस आने के टाइम पे रोटी बनाने का मुश्किल होता है, ठीक है। अब कम से पहले रोटी ही ज्यादा बेचता था, फिर रोटी के साथ भाजी, फिर भाजी के साथ साथ धीरे धीरे और आइटम बढ़ाया, फिर लोगों की आइटम के बारे में लोगों को भी नॉलेज हुआ, क्योंकि वेज में ज्यादा आइटम बनता है नॉन वेज से। नॉन वेज में तो एक ही, या तो कि चिकन होगा या तो मटन होगा या फिर फिश होगा, फिर वेज में तुमको 25-30 तरह का मिल रहा है, बहुत वेराइटीज हो जाता है। अब लोगों को भी देखो इतना सारा आइटम, तुम कभी गुप्ता वेज में एंटर करके देखना कितना सारा सब्जी बनाते हो। ऐसे मैं बांगुर में एक दुकान है, बांगुर भेज बोल के, भेज ढाबा, वो भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन उसके पास आइटम इतना नहीं होता। गुप्ता वेज के पास आइटम, हाँ वो महंगा है, काफी महंगा है। तो मैंने ये सब स्टडी किया था कि भाई एक मैं इवन बात भी करता हूँ उनसे, क्योंकि भाई अब लोगों को साहस कैसे हुआ कि वेज जगह में नॉन वेज जगह में वेज खोलने का। आज सोचो, तो ये सब केस स्टडीज है रियल लाइफ। तो थोड़ा ये उल्टा सोच नहीं है। तो बोलते हैं ना कि एप्पल का जो ओनर है उसका बात था कि मार्केट क्या सोचेगा उसके हिसाब से एप्पल जो आप लोग यूज करते हो फोन, स्टीव जॉब्स का मानना है कि मार्केट को क्या चाहिए मैं वो नहीं बेचूंगा, मैं वो बेचूंगा जो मुझे ठीक लगता है, मार्केट वो खरीदेगा। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं कि नहीं मार्केट में डिमांड नहीं है, ये नहीं बेच सकते दुकान खोलने से पहले। लेकिन एप्पल को सोचो, इतना महंगा चीज बेचता है, फिर भी लोग लाइन लगा के खरीदता है। 15 निकला तो कितना टाइम हुआ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, लोग लाइन लगा के खरीदते हैं इतना महंगा चीज। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पहले लोगों को लगता था कि इंडिया में एप्पल का मार्केट नहीं हो सकता। ये तो वीवो के डिजाइन से ये तो स्टोरी पूरा दिया वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी तो एप्पल एक्सक्लूसिव स्टोर आ गया। पाकिस्तान वाले चिढ़ रहे हैं, पाकिस्तान वाले चिढ़ रहे हैं भाई, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी एप्पल नहीं खोला, वो काफी महंगा है वहाँ का। इस्लामाबाद मैंने नॉर्मली रिच लोगों का जगह है पाकिस्तान में। तो वो लोग यूट्यूबर लोग वीडियो कर रहे हैं कि भाई इंडिया में एप्पल का एक्सक्लूसिव 4-4 तो 5-5 स्टोर हो गया, हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने जल रहे हो तो जलते हैं ना, आप वो तो हर बात पे जलता है। चलो समझ रहे हैं सर फ्यूचर क्या चीज है, ये डायरेक्शन समझना जरूरी है। अच्छा अब आगे देखो। कहानी में बहुत कुछ है सर। अब एनएसी के वेबसाइट में जाके आपको ये सारा डेटा ऐसे भी मिलेगा। नाउ पॉइंट इज दैट द फ्यूचर प्राइस शुड ऑलवेज मिमिक द स्पॉट प्राइस। फ्यूचर प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस को मिमिक करता है। मिमिक मैंने समझते हो ना, कॉपी करना। अरे मिमिक्री नहीं होता, ठीक है। जैसे कुछ लोग मोदी जी का भाषण को मिमिक करते हैं, ममता दीदी को तो मिमिक करने वाले बहुत हैं, यूट्यूब में भरा पड़ा है इपांग उपांग चौपांग। हाँ? तो शायद आता होगा मैं। हाँ? तो ही आता होगा। उनका तो नहीं है, तो बाकी लोगों का है। ऊपर से कितना लोगों को पुलिस जाके समझा के बंद करवाया। फिर वो लोग अभी आजकल नोटिस देता है दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। एक लड़का है बीजेपी उसको फेवर करके करने दिया है। फिर उस वाली बागेड़ी पुलिस थाने की ही कोई है, फिर था बागेड़ी थाने से जाके उसको समझाया कि भाई ऐसा ना करो। बहुत केस है। अच्छा उसका बात छोड़ो, वो तो गाली गलौज करता है। अच्छा, the future price should always mimic the spot price, meaning if the spot price has gone down, the future price should also go down. So here is a snapshot from NSE. देखो क्या हुआ, स्पॉट प्राइस गिर गया, ये देखो अंडरलाइंग वैल्यू,
2359, ये देखो ये गिरा, 2359 ये गिरा है तो ये भी गिरा, देखो 93.05 में। ऐसा हमेशा होता है, स्पॉट गिरेगा तो फ्यूचर भी गिरेगा। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट वही काम करता है। तो अभी अब एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? As expected, the future price has mimicked the spot price, and therefore TCS future is also down by 3.77. So you may also have two questions at this point. TCS in the spot market down by 3.61, and TCS future is down by 3.77. पॉइंट में नोटेड, ये आपको जो दिखाया, ये देखो ये प्रेजेंट मार्केट है। ये देखो ये क्या लिखा है, स्टॉक डेरिवेटिव्स, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट, अब पहले वाला जो दिखा था वो प्रेजेंट मार्केट था, ठीक है। तो प्रेजेंट मार्केट 3.61 में डाउन है और फ्यूचर मार्केट 3.77 में डाउन है। ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इसके पीछे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सकते हैं, मैं उसमें बाद में आता हूँ। टीसीएस का स्पॉट प्राइस 2362.35 में चल रहा है, फ्यूचर प्राइस मानो 2374.90 में चल रहा है। सो व्हाई द डिफरेंस? क्वेश्चन आ रहा है लेकिन, हाँ, कि सर दोनों गिर रहा है, हाँ ठीक है दोनों गिर रहा है, स्पॉट भी गिर रहा है, फ्यूचर भी गिर रहा है, लेकिन दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस क्यों है और दोनों के प्राइस में डिफरेंस क्यों? ये क्वेश्चन को दिमाग में रखो सर, इसका जवाब मिल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले कुछ और भी क्वेश्चन है जिसका जवाब मिलना जरूरी है। सो बोथ दीज आर वैलिड क्वेश्चन एंड द आंसर दिस क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला। ये जो है इसका फ्यूचर प्राइसिंग का एक फॉर्मूला होता है। मैंने स्पॉट के बेसिस में फ्यूचर का प्राइस डिसीजन कैसे होते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो टॉपिक विल डील इन द लैटर पॉइंट, मैंने धीरे धीरे बात करेंगे, अभी जरूरी नहीं क्योंकि अभी ट्रेड समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सो बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट एट दिस स्टेज इज दैट द फ्यूचर प्राइस हैज मूव्ड इन द लाइन विद द स्पॉट प्राइस। ठीक जैसे स्पॉट मूव करेगा उसी के हिसाब से फ्यूचर भी मूव करेगा, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा बात नहीं है, सीधा सीधा बात है। स्पॉट को देखो उसी के हिसाब से फ्यूचर को भी देखो। स्पॉट लग रहा है गिरेगा तो फ्यूचर भी गिरेगा, स्पॉट लग रहा है बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, स्पॉट लग रहा है फ्लैट रहेगा साइडवेज रहेगा तो फ्यूचर भी फ्लैट साइडवेज रहेगा, और आपका ट्रेड डायरेक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करके होगा। So now before we proceed and further, let us relook the future contract and inspect few key elements. Allow me to repost future contract with a few important features. जैसे देखो क्या क्या फीचर्स हैं। एकदम न्यू कमर के लिए बात है सर, कि जो लोग एकदम स्टार्टिंग में मार्केट में आए हो, ज्यादा पुराना नहीं हो, जानते भी नहीं हो उतना, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करो देखो कि ये स्टॉक फ्यूचर लिखा है कि नहीं। अभी मैं आपको करंट मार्केट में एनएससीपी भी दिखा रहा था, ये देखो ये वाला टीसीएस है, स्टॉक फ्यूचर्स है, कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर है, ऑप्शन है, ये दोनों चीजें तो आप देख लो कि भाई क्या है, और एक्सपायरी डेट देख लो। वही चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिर से बोला है कि आप देख लो। और ये जो प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्राइस किस चीज का प्राइस है? ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो दिया हुआ है ये फ्यूचर का प्राइस है, ठीक है। और ये जो ब्लैक लाइन में दिया हुआ है ये अंडरलाइन वैल्यू है और मार्केट लॉट है। मार्केट लॉट आप अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में जैसे ही डालोगे ऑटोमेटिक दिखाएगा। उस टाइम पे 125 लॉट होता था टीसीएस का, अभी 175 चल रहा है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। निफ्टी का लॉट पहले होता था 25, अभी हो गया 50। हाँ अकाउंट बताओ 15, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, इंस्ट्रूमेंट टाइप माने आप समझ गए इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या होता है, सिंबल माने कौन सा चीज ले रहे हो, फ्यूचर ले रहे हो, ऑप्शन ले रहे हो, एक्सपायरी डेट, तीन चीज आता है फ्यूचर में, ठीक है। ऑप्शंस में तो वीकली भी होता है, मैं आपको ऑप्शंस में अलग से बताऊं। अच्छा अंडरलाइन वैल्यू मैंने प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट मार्केट, मार्केट लॉट यू नो दैट, ठीक है। अच्छा अब बात है सर, हम लोग लास्ट चैप्टर में जो पढ़ रहे थे बार बार बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लास्ट दिन भी बताया था, आज भी देखा, अभी भी दिखाया सर। जैसे टीसीएस में अभी हम लोग देखें कि 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम लोग 1,15,000 से ले सकते हैं। तो वही चीज, बहुत सारा चीज ऐसे ही बोल देते हैं, फिर बाद में जब नोट चेक करते हैं तो देखते सारा बोल ही दिया, ठीक है। अच्छा तो नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू डिस्कस द टीसीएस फ्यूचर ट्रेड, लेट अस क्विकली लुक एट द अनदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये एसबीआई का है, ठीक है। तो एसबीआई का दाम चल रहा था, ये भी डेरिवेटिव में है और ये फ्यूचर में, दिख रहा है ना यार, बहुत हेजी है, ये तो कुछ ज्यादा ही हेजी दिख रहा है, नहीं आ रहा है ना समझ गए? छोड़ा तो जूम आउट करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें बस प्राइस चाहिए, 308 का दाम चल रहा है ना सर, 308, ये तो दिख रहा है सर 308, और ये और हाँ फ्यूचर प्राइस है, और देखो 0.35 बड़ा है, ठीक है। ये डेटा आपको गिवन है। अब इससे आपको क्या पता लगता है? इससे आपको क्या पता लगता है?
With the help of the above snapshot, you can perhaps what is the instrument type, क्या क्या क्वेश्चन सामने आ रहा है इंस्ट्रूमेंट टाइप का, ठीक है, SBI फ्यूचर प्राइस, हाउ डज SBI फ्यूचर प्राइस कंपेयर विद इट्स स्पॉट प्राइस, ये सब आप लोगों को पता लग गया, अंडरलाइंग वैल्यू ऑन स्पॉट प्राइस, व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पता लग गया आपको, एंड व्हाट इज द लॉट साइज एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ SBI फ्यूचर। एकदम बेसिक चर्चा था, बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, मैंने एकदम न्यू कमर जो छोटा बच्चा है वो भी समझ सकता है, गप्पे मारते मारते देखो बेसिक बात पता लग गया। फ्यूचर ट्रेड के बारे में अब क्या है, नाउ गोइंग बैक TCS फ्यूचर ट्रेड, अब हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है, ट्रेड लेंगे तो इसमें क्या करना है, और एक বুঝতে পারছিস তো অনলাইনে দেবপ্রিয় আওয়াজ আসছে, পূর্বা, আচ্ছা পূর্বা চলে গেছে, দেবপ্রিয় আছে, বোঝা যাচ্ছে তোরে? अच्छा देखो, अब TCS फ्यूचर कितना चल रहा था 2374.9 पर शेयर पर, एंड इसमें एक चीज और देखना सर, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट आई नीड टू बाय इज 125, मैंने लॉट साइज पुराने टाइम पे था, अभी 175 है, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर आल्सो कॉल्ड वन लॉट, ठीक है। सो हाउ डू वी बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज क्वाइट सिंपल, ब्रोकर को कॉल करके या फिर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में, ये बताने का जरूरत नहीं होता, पर फिर भी क्या है ना, जो कुछ नहीं जानते उनको जरूरत होता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको पता ही नहीं है क्या चलता है, तो उनके लिए ये चीज बताना पड़ता है, नोट्स में भी लिखना पड़ता है। सो हाउ डू वी बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्वाइट सिंपल, कॉल अवर ब्रोकर या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करो, फंड पे पैसा डालो और बाई बटन दबाओ, ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल काम है। सो आई प्रेफर टू प्लेस ट्रेड्स माई सेल्फ टू द ट्रेडिंग टर्मिनल, तो आप ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू से करो, जैसे हम लोग दिखा रहे थे अभी इतना देर से, कहा थे ट्रेडिंग टर्मिनल में ही तो थे। अच्छा, अब पॉइंट इज मार्जिन वैलिडेशन, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है मार्जिन वैलिडेशन, दूसरा होता है काउंटर पार्टी चार्ज, तीसरा होता है साइन ऑफ, एंड चौथा होता है मार्जिन ब्लॉक, ठीक है। आप ध्यान से देखो क्या चीज है, देखो, तो जब हम लोग TCS फ्यूचर को बाई करने के बारे में सोचते हैं तो हमें मार्जिन वैलिडेशन करना है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ मार्जिन वैलिडेशन, व्हेनेवर वी एंटर इनटू एन फ्यूचर एग्रीमेंट वी नीड टू डिपॉजिट अ मार्जिन। सर ये कैसे जमा करना है, अरे कुछ नहीं, मार्जिन माने पैसा, पैसा तेरा कितना ना, भगवान को दो तो दक्षिणा, डॉक्टर को दो तो फीस, टीचर को दो तो फीस, भिखारी को दो तो दान, हाँ समझ रहे सर, पुलिस को दो तो घूस, मार्केट को दो तो मार्जिन, जहां दोगे बस नाम उसके हिसाब से बदल जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई बोले मार्जिन क्या है, अरे कुछ नहीं है, पैसा। तो ये देखो, यहाँ पर हम लोग जैसे ही वो TCS खरीदने जा रहे थे तो ये कितना मार्जिन जमा करना पड़ता, 1,16,561, ठीक है, तो ये मार्जिन है। अब ये मार्जिन जमा कैसे, मतलब डालना कैसे है सर, ये फंड है ना, ये फंड में जाके ऐड फंड करो, जमा हो जाएगा, फिर जैसे ही बाई करने जाओ तुम्हारा चेक कर लेगा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म कि तुम्हारे अकाउंट में इतना है कि नहीं, अगर होगा तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो तुमको नोटिस भेजेगा कि फंड नहीं है, या कॉल करेगा सर फंड नहीं है डालिए, ठीक है, समझ रहे हो सर, सिंपल है, कुछ नहीं है। आजकल तो पैसा डालना भी इजी हो गया, UPI के थ्रू से फ्री में हो जाता है, पहले तो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लगता था 3-4 साल पहले, अभी तो कुछ नहीं लगता लगे ना क्या आजकल टाका। अच्छा, तो मार्जिन वैलिडेशन बेसिकली और कुछ भी नहीं है, आपको कितना मार्जिन जमा करना पड़ेगा उसके बारे में ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ही बता देते हैं, सॉफ्टवेयर ही खुद कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कितना मार्जिन आपको जमा करना पड़ेगा। काउंटर पार्टी चार्ज, क्या आपको सच में काउंटर पार्टी चार्ज करना पड़ता है, यहाँ पर पूरा काम एक्सचेंज करता है, ठीक है, आपको इसीलिए नॉर्मली जो निफ्टी 50 स्टॉक्स होते हैं या बैंक निफ्टी होते हैं या निफ्टी 50 होते हैं, ज्यादातर लोग इसी चीज में ट्रेड लेते हैं, क्यों, फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी हाई का मतलब क्या है कि खरीदने वाला और बेचने वाले का संख्या बहुत है। जैसे मैं कुछ दिनों से एक सब्जी ढूंढ रहा था केस्टोपुर मार्केट में, मिल नहीं रहा है, सर आप फिर से अलग एग्जांपल दे रहे हो, अरे मैं आपको काउंटर पार्टी समझाने के लिए बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। आप लोग इस सब्जी के बारे में सुने हो, फली बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, मारवाड़ी लोग तो बहुत खाते हैं बट ऐसा नहीं है, हाँ ग्रीन कलर का होता है, उसका बहुत सारा का आइटम होता है, फली इट्स लाइक अ बीन्स, ठीक है, जैसे बरबट बीन्स नहीं, पतला बीन्स की तरह है, जैसे मानो नॉर्मल एक फ्रेंच बीन्स होते हैं, एक बरबट्टी होता है देसी, ठीक है, जानिस तो ठीक है, वैसा ही वैसा ही एक चीज होता है, फली बोलते हैं उसको, कोई कोई गंवार फली भी बोलते हैं,
गवार फली बोलते हैं। तो ये फली ना सर, ये ऐसा नहीं कि मारवाड़ी लोग ही खाता है, ये बहुत लोग खाते हैं। ये बंगाल में भी अलग अलग रीजन में, जैसे मेरा जो नेटिव है झाड़ग्राम साइड में, वहां पर भी बहुत बिकता है, फिर केष्टपुर में नहीं बिकता। इसका रीजन है मोस्ट प्रोबेबली बांगाल लोग जो होते हैं ना, बांगाल इन द सेंस मैंने जिसका नेटिव बांग्लादेश है, उसको हम लोग यहाँ पर बांगाल लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको काफी लोग गाली भी सोचते हैं बांगाल बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो बांगाल लोग नॉर्मली इसको नहीं खाता होगा। तो इतना बड़ा मार्केट है, केष्टपुर बाजार बहुत बड़ा है, मैंने अलग अलग मार्केट है, तुम वीआईपी से शुरू हो जाओ, 5 किलोमीटर चले जाओगे सब्जी मार्केट खत्म नहीं होगा। तो बस संडे के टाइम पे हाँ, यहाँ फली मिलता नहीं है। ठीक है, क्यों? ठीक है, फली मुझे यहाँ मिलता नहीं है, पर मैम को बड़ा पसंद है। तो मैम बोलते हैं कि जब भी हम लोग घर जाते हैं बहुत मिलता है, हम लोग वहां पर उतना मारवाड़ी नहीं, तो पूरा बंगाली जोन है, पर वहां पर मिलता है। ठीक है, पर ये एक्चुअली ना जंगल में मैंने कोई एक मेन पौधा है, मानो कि तुम कोई पेड़ लगाए हो, उसके नीचे नीचे होता है। इसको गांवर फली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैंने जंगली टाइप का चीज है, लेकिन काफी खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसका अलग अलग टाइप का सब्जी बना। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? बात फली का नहीं है, बात है कि काउंटर पार्टी का। तो यहाँ क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ का जो मैक्सिमम लोग है, जो बांगाल कम्युनिटी है, मैंने बांग्लादेश का जो नेटिव है, वो लोग ये फली पसंद नहीं करते, इसीलिए यहाँ पर ये चीज खाने वाले लोग नहीं है, इसलिए यहाँ का सब्जी वाले लोग रखता नहीं, सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई नहीं है तो फिर मैंने बेसिकली डिमांड नहीं है, तो सप्लायर भी नहीं है। तो मैं किसी किसी को बोलता हूँ थोड़ा जाओगे तो सियालदा में तो मिलता ही है, तो मेरे लिए लेके आना, तो अलग से मुझे बोलना पड़ता है, तब मेरे लिए ला के देता है। ठीक है, तो अब मैं एज ए बिजनेसमैन जो चीज मार्केट नहीं है वो चीज अगर लाऊंगा तो मेरा क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा ना। लिक्विडिटी रिस्क किसी को बोलते हैं सर, समझ गए? ठीक है सर, मैं जो चीज फील करता हूँ वही बताता रहता हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं सर कहाँ फली का एग्जाम सर काउंटर पार्टी 60, तो यहाँ के सब्जी वाले को फली का काउंटर पार्टी नहीं मिलता, इसलिए वो लोग फली नहीं लाते। सिमिलरली नॉर्मल फॉरवर्ड मार्केट में काउंटर पार्टी ढूंढना मुश्किल होता है, फ्यूचर मार्केट में काउंटर पार्टी के लिए यू डोंट नीड टू डू ज्यादा माथा लगाने का, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही लोगों का जागरूकता बढ़ रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट दिन ब दिन और बेहतर हो रहा है, क्योंकि लोग अभी नॉलेजेबल हो रहा है, सीरियसली नॉलेजेबल हो रहा है। तो वही बात है, द मैच हैज टू बी मेड बिटवीन द बायर ऑफ द टीसीएस फ्यूचर एंड द सेलर ऑफ द टीसीएस फ्यूचर। माने कुछ लोग बाई करना चाहेगा तो कुछ लोग वही चीज को उसी दाम पे सेल भी करना चाहेगा। अब ये मेड फॉर ईच अदर करना है, बात समझ रहे हो? ये शादी है, शादी नहीं है तो शादी एक्सपायर तो नहीं होता, अरे मान के चलो डिवोर्स हो गया भारत में तो शादी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, ये कुछ पुराना बाहरी सोच है, जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, और हम लोग भी लगे पड़े हैं आजकल शादी करने से पहले कोर्ट रजिस्ट्री करते हैं। हाँ वही सर, ये एक्चुअली भारत में ना हमारे कल्चर में शादी को क्या बोला जाता है, होता ही नहीं था, लेकिन आजकल हम लोग ज्यादा कर रहे हैं ना संपत्ति के चक्कर में, कि अगर बाद में कुछ हो जाए तो फिर इसका क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वो, अरे भाई जिंदगी कैसे बीतेगा वो नहीं सोचते हैं, वैसे क्या मिलेगा बेसिकली, मैंने गजब ही सोच हो गया है आजकल समाज का, किसी एक का बात नहीं है। टू मच वेस्टर्न कल्चर एंड टू मच अरबियन कल्चर आ गया सर। ठीक है, बहुत खतरनाक बात हो गया, अब मैं इसमें बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर ये सोशल क्लास थोड़ी ना चल पॉइंट इज दैट कि काउंटर पार्टी 60 बने शादी की तरह हो गया, तो आपको ढूंढना पड़ेगा भाई कौन मेरे लायक है। ठीक है, मैंने मेरे लायक बने, जैसे हस्बैंड वाइफ में मिलते, मतलब बनता है क्या? बन नहीं बनता है, फिर भी वो लोग मेड फॉर ईच अदर होते हैं। हस्बैंड का सोच अलग होता है, वाइफ का सोच अलग ही होता है, अलग होने से ही वो लोगों का जोड़ी बनता है, एक होने में ही दिक्कत होता है, एक होने में ही दिक्कत होता है कि तुम जैसे सोच रहे हो वो भी ऐसा सोच रहा है, मैंने गड़बड़ है तुम्हारा सोच और उनका सोच में अंतर होना चाहिए, समझ रहे हो सर, तब बैलेंस बना रहेगा बाहर सामने तो मार्केट का भी बैलेंस इसी तरह से होता है कि तुम सोच रहे हो कि मार्केट गिरेगा, उल्टा पार्टी सोच रहे नहीं मार्केट बढ़ेगा, ठीक हस्बैंड वाइफ के तरह। तुमको लगता है कि जैसे घर में हस्बैंड बोलते हैं कि हमें लगता है ना हमें घर का ये काम करना है, जैसे मैं सोचता हूँ कि ऑफिस में ये लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए, मैम को क्या लगता है, नहीं ऑफिस का बाद में, पहले मेरा किचन ठीक कर दो अब दोनों ही तो चाहिए ना, किचन भी तो चाहिए,
ऑफिस भी चाहिए, ठीक है। अब तुम अपना जबरदस्ती करोगे तो फिर झगड़ा तो होगा ठीक है। तो काउंटर पार्टी, ठीक है, तुम जैसे सोच रहे हो उसका उल्टा सोच, और यही चीज मार्केट को मार्केट बनाता है। अगर ये सोच ना होता तो मार्केट ही नहीं। तुम बाई करने के लिए रेडी है, सेल करने वाला कोई है नहीं। किसको बेचते भाई? किससे खरीदते? तो एक ही प्राइस पॉइंट पे नंदन को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, सेम प्राइस पॉइंट पे पूर्णिमा को लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज इज फाइनेंशियल सुपरमार्केट। जैसे हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो इसको सुपरमार्केट बोलते हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स मिल जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू थिंक टू मच, आप बस अपने ट्रेड पे फोकस करो। आप सोचो कि आपका डायरेक्शन क्या है, आप डायरेक्शन पे सही निकल रहे कि नहीं निकल रहे। जैसे वो गोल्ड मार्केट के बारे में भी वही बात हो रहा था। तो अब जितना बार आप सही बनोगे उतना बार आपको फायदा। जब कभी कभी अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं निकला तो आप गए काम से। वन स्टेप स्टेप वन एंड टू आर ट्रू। ये जो दोनों चीज है ये ट्रू है। ट्रू माने ऑटोमेटिक है। मार्जिन वैलिडेशन एंड फाइंडिंग द काउंटर पार्टी, द बायर एंड द सेलर डिजिटली साइन द फ्यूचर एग्रीमेंट। सब डिजिटली होता है। जैसे हमने बाई कर लिया, ऑटोमेटिकली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज मेनली अ सिंबॉलिक प्रोसेस। बाय एग्रीइंग टू बाय और सेल द फ्यूचर एग्रीमेंट, वन गिव्स कंसेंट टू द अदर टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जब भी हम लोग फ्यूचर को बाय करेंगे ना, जैसे मानो यहाँ पर मैं आपको टीसीएस फ्यूचर को अगर मैं यहाँ पर बाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको बाई करता हूँ तो ये बाई करना उल्टा साइड में कोई होगा जो मेरे को सेल करेगा, तो ये एक ऑटोमेटिक डिजिटल एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर इसका जो एक्सपायरी डेट है, इसके अंदर जो भी सिचुएशंस होगा, अगर दाम बढ़ता है तो मेरा गेन, अगर गिर जाता है तो उसका गेन। समझ में आ रहा है सर? हाँ, इजी है कि नहीं है? बहुत मुश्किल का बात तो नहीं है। कॉन्सेप्ट इजी है सर, कॉन्सेप्ट ज्यादा मुश्किल वाला है नहीं। क्या पूर्णिमा, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप खेल को और देखो। तो ये हो गया साइन ऑफ, ठीक है। मार्जिन ब्लॉक, मार्जिन ब्लॉक क्या होता है? आफ्टर द साइन ऑफ इज डन, द रिक्वायर्ड मार्जिन इज ब्लॉक्ड इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट। यानी हमारा जो पैसा है ना, जैसे ही मैं बाई कर दूंगा या सेल कर दूंगा, तो सेल भी कर सकता हूँ। जैसे एट ए टाइम में मैं बाई कर रहा हूँ तो एट ए टाइम में कोई ना कोई सेल भी कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा रहा था, याद है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब मार्केट तो अभी लाइव है। मार्केट में एक मार्केट डेप्थ बोल के चीज होता है, ये मैं एक्चुअली टेक्निकल क्लास में बताऊंगा। ये देखो, एट ए टाइम अभी मार्केट में कोटक बैंक का जो शेयर है उसमें मैंने क्लिक किया, तो इसमें मार्केट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। मार्केट डेप्थ क्या है? मार्केट में कितना लोग कितने दाम पे शेयर बाई करना चाहता है और कितने दाम पे लोग सेल करना चाहता है, उसका देखो अप एंड डाउन चल रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ, ये देखो, मैं दो चीज में मैंने गोला किया, अब बस उसी में थोड़ा अपना आंख गड़ा कर रखो। चुपटा कोई नहीं, जस्ट कंसंट्रेट करो। तो देखते हुए भाई, ऑर्डर भी चेंज होगा, क्वांटिटी भी चेंज होगा। ये देखो चेंज हो रहा है। अब बेसिकली, और जो दाम देखो, अब ये है लाइव मार्केट का दाम। अब कितना लोग बाई करना चाहता है और कितना लोग सेल करना चाहता है, उसी के बेसिस में ये मार्केट प्राइस डिसाइड होता है। अब अगर बायर, देखो बायर को खरीदना पड़ता है सेलर के दाम पे, अपने दाम पे नहीं, और सेलर को बेचना पड़ता है बायर के दाम पे। अपने मर्जी से दुनिया में कुछ नहीं होता, दूसरों की मर्जी से ही होता है। तो समझे कि नहीं? हस्बैंड की मर्जी से हस्बैंड का नहीं चलता, वाइफ की मर्जी से हस्बैंड का चलता है, और हस्बैंड की मर्जी से वाइफ का चलता है, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा था। सिमिलरली मार्केट में भी हस्बैंड वाइफ है, सेलर की मर्जी से बायर का चलता है और बायर की मर्जी से सेलर का चलता है। सेलर जिस दाम पे बेचना चाहता है, बायर को उसी दाम पे लेना पड़ता है, और बायर जिस दाम पे खरीदना चाहता है, सेलर को कहीं ना कहीं उसी दाम पे आना पड़ता है। अब जितना लोगों का बोलबाला ज्यादा होगा, वो प्राइस इंपैक्ट यहाँ पर दिखेगा। अगर सेलर साइड को अगर ज्यादा दाम मिल रहा है ना, तो फिर वो जितना भी लोग कम दाम कोशिश कर रहा है, वो कम दाम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सेलर का ये बात मान रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी में। तो अगर सेलर का ये बात लोग मान रहे हैं ना कि भाई 1837 टका 75 पैसा में, या ये देखो मैक्सिमम देखो 406, 500, देखो कहीं पर 1108, ये देखो 1838 चेंज हो रहा है, वो ऑर्डर जनरेट कर रहा है, ठीक है, प्लेस कर रहा है ऑर्डर। अब जितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, अगर सेलर साइड जीत रहा है तो फिर इधर दाम सेलर का पड़ेगा, अगर बायर साइड जीत रहा है तो फिर इधर दाम बायर का पड़ेगा। ये तुमको समझ में नहीं आएगा, कंसंट्रेट करने से समझ में आएगा कि किसका बोलबाला ज्यादा है।
समझ रहे हो? ये मार्केट डिमांड सप्लाई का लाइव सिचुएशन है। इसको 20 मार्केट डेप्थ भी कहते हैं। इससे और भी है, 20 तो बस एक सॉफ्टवेयर जितना दिखा सकता है, इससे भी ज्यादा होता है रियल एक्सचेंज के अंदर। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट ये है कि आपको बस मार्केट में ऑर्डर जनरेट करना है। आपको बस मार्केट में ऑर्डर जनरेट करना है। आप जो दाम पे लेना चाहोगे, आप जिस दाम पे लेना चाहोगे, अब जो भी आप जमा करोगे ना, वो मार्जिन आपका ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। कौन करेगा? आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडर। मार्जिन को ब्लॉक माने जितना का ट्रेड आप लोगे ना, वो पैसा आपका डीमैट में दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बट आप उसमें हाथ भी नहीं लगा सकते। आप चाहो भी तो उसको निकाल भी नहीं सकते। जैसे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे उस पे, उसको बोलते हैं लियन क्रिएट कर दे। हाँ, जब इसका पूरा हिसाब किताब हो जाएगा, आप अगर स्क्वायर ऑफ करके निकालना चाहोगे, तो फिर अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उस पैसे के साथ प्रॉफिट जोड़ के देगा, या फिर अगर लॉस होगा तो वहां से पैसा काट के देगा। और जो ब्रोकिंग चार्जेस है, सेबी चार्जेस है, सब काट कूट के आपका एडजस्टमेंट करके आपके अकाउंट में कर ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से अगर आपको प्रॉफिट हो गया, आपको लग रहा है भाई मेरा 500 टका हो गया आज का, आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये खेल खेला जाता है, इसे बोलते हैं मार्जिन ब्लॉक। ये मार्जिन ब्लॉक इसीलिए होता है। सो विद द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 4, नाउ ओन वन लॉट ऑफ टीसीएस फ्यूचर। जैसे आपका मार्जिन ब्लॉक कर देगा, आपको मिल जाएगा। And you may be surprised to know in the real market all the above mentioned steps happen sequentially in a matter of few seconds. हम लोग पढ़ने के टाइम पे 5-10 मिनट 15-20 मिनट लगा दिए, लेकिन रियल लाइफ में ये कुछ ही सेकंड में। Here's the critical question. What does it mean by I own one lot of TCS? It simply means by purchasing TCS future on 15th December of any year and digitally entered into an agreement with a certain counterparty. Counterparty कौन है? पता नहीं। राम, श्याम, यदु, मधु, नहीं। कौन है पता नहीं चलेगा, बट कोई भी है जो एक लेजिट ट्रेड है। जैसे नंदन, हो सकता है कि तुम्हारे साथ या औरित का ट्रेड चल रहा है, हो सकता है ये बायर है वो सेलर है, पर आपको पता नहीं चलेगा, दौर करो नहीं। So this future agreement between me and counterparty expires on 24th of December. 15 दिसंबर को हम लोगों ने ट्रेड लिया, ये एक्सपायर कब होगा? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर में क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उस हिसाब से क्लोज होगा। अब जिसका बोल वाला रहेगा, ठीक जैसे वो ज्वेलरी का डीलर का हुआ था, उसी हिसाब से। हाँ हाँ, ये तो अभी 15 से 24, हाँ मतलब 9 दिन का। नॉर्मली टोटल 1 मंथ का रहता है, उसके अंदर सॉरी टोटल 3 मंथ का रहता है। नियर मंथ बने करेंट मंथ का। जैसे एक्सपायरी आएगा आपका, ये वही चीज देखो, ये नियर मंथ में होगा तो वो उसी डेट में कंप्लीट हो जाएगा। तुम नहीं करोगे तो प्लेटफॉर्म कर लेगा। जो अगर सर जितना लंबा खींचोगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइस का फ्लक्चुएशन लंबा टाइम में ज्यादा हो सकता है ना, इसलिए 3 मानो कि नहीं ऐसा बात नहीं है, तीनों डेट का कॉन्ट्रैक्ट अलग है। जैसे मानो 3000 टका शेयर का दाम चल रहा है, तुमको लग रहा है ये शेयर जनवरी के एंड पे 3100 में जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी को लगता है कि जैन के एंड छोड़ो, मैंने जैन तो फर्स्ट था, फेब्रुआरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 3100 फेब्रुआरी में होगा, या फिर 3200 हो जाएगा फेब्रुआरी में। किसी को लगता है मार्च में ये 3250 तक जाएगा। तो जो जितना दूर का सोच सकता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, एक के साथ दूसरे का कोई लिंक नहीं, तीनों काउंटर पार्टी भी अलग, एक भी हो सकता है पता नहीं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अलग है। पार्टी अगर एक भी हो फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट अलग है। ये चीज मैं कल के क्लास में डिस्कस करूंगा। 3 पॉसिबल सिनारियोस पोस्ट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है, मैंने ट्रेडर के साथ, समझ गए सर? ये कल का बात होगी कि क्या क्या पॉसिबल सिनारियोस हो सकता है और उसमें ट्रेडर को क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, देखो कल आज क्या तो टाइम बाय फिर। हाँ ओके सर, बाय।